हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री हमारा कंटिन्यू था। एक्सरसाइज पार्ट में हमने मेन क्वेश्चन 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके बाद मेन क्वेश्चन 2 आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। और उसके बाद मेन क्वेश्चन 3, इसमें भी आपको टोटल 10 क्वेश्चंस थे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम मेन क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ बिग आंसर्स हैं, सारा डिटेल में समझेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मेन क्वेश्चन 4 में आपको दिया है द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज एफसीसी। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं? 4। मैंने आपको क्लियरली बताया था लास्ट टाइम पे। आगे कहते हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। मोलर मास ऑफ इरिडियम इज 192.2 ग्राम पर मोल। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मोल की बात होगी तो वहां पर एवोगाड्रो नंबर यूज होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो आइए पहले गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, गिवन हमने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है टाइप ऑफ यूनिट सेल, आपको दिया है एफसीसी। देखो क्वेश्चन में आपको एफसीसी दिया है। डेंसिटी ऑफ इरिडियम जो आपको क्वेश्चन में दिया है 22.4, यहाँ पर लिखा है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और थर्ड चीज दी गई है मोलर मास ऑफ इरिडियम 192.2। फाइंड हमें क्या करना है, स्मॉल आर, रेडियस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले लगेंगे, कैपिटल एम यानी मोलर मास, और यहाँ पर स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर एफसीसी है तो नंबर ऑफ आइटम 4 हो जाएंगे। तो मोलर मास आपके पास है, स्मॉल एन 4 यूज करेंगे। इसके बाद ए क्यूब, ए क्यूब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब भी मोल की बात होगी तो वहां पर एन ए यूज होगा। सेकेंड फॉर्मूला एफसीसी यूनिट सेल के लिए ये रिलेशन है, आर इज इक्वल टू 0.3535। मतलब जो भी आपको ए मिलेगा उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं, इसमें हम लॉग टेबल भी यूज करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एफसीसी यूनिट सेल, स्मॉल एन क्या हो जाता है 4। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1। तो यहाँ पर लिखो यूजिंग फॉर्मूला 1, डेंसिटी, और ये जो दिया जाता है इसको कहते हैं रो, स्पेलिंग ये है रो। ठीक है, ये इसका सिंबल है डेंसिटी का, इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय ए क्यूब एन ए। वैल्यूज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। डेंसिटी का वैल्यू देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है 22.4 इज इक्वल टू कैपिटल एम आपको दिया है 192.2 इंटू स्मॉल एन 4 है जो मैंने अभी आपको बताया, और डिवाइडेड बाय ए क्यूब जो हमें फाइंड करना है, इंटू एन ए क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। चलो अब आगे हम क्या करेंगे, देखो ये जो ए क्यूब है इसको हम यहाँ पर भेज देंगे, और ये 22.4 को हम ए क्यूब की जगह लेकर आ जाएंगे। जस्ट शिफ्टिंग हो रही है, तो ए क्यूब यहाँ पर आ गया, 22.4 यहाँ पर आ गया, बाकी सारी चीजें अपनी जगह ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, इसके साथ हम एक और चीज करेंगे। यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 40 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डाउन में भी मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में ए अकेले हो जाएगा, और ये जो क्यूब है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये एज इट इज रहेगा, 4 10 40 होता है। डिनोमिनेटर में चेंजेस सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, 10 रेज टू, ये 23 था, एक जीरो यहाँ पर आ गया तो 10⁻24 हो गया। ये जो क्यूब है ये सभी के पास जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था। ये क्यूब जो है इसको मिलेगा, एंड ये जो 10⁻24 है इसको भी क्यूब मिलेगा। ठीक है, जस्ट इसको मैंने बाहर लिया है। देखो ये 23 था, एक जीरो मिला दिया तो 24 हो गया, और क्यूब सबको मिल रहा है तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है ऐसे। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 3 1 जा और ये 3 8 जा, इस तरीके से हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है प्लस में, तो अप साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया अप साइड में भी और डाउन में भी। तो ये 40 हो गया, और नीचे ये 10⁻24 हो गया। जब कट करेंगे तो ये 10⁻8 हो जाएगा, ऊपर लेकर जाएंगे तो -8 हो जाएगा। और ये जो क्यूब है ये तो इसके पास है, यानी ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है। तो जब आप इसका लॉग निकालेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और इसके बाद में सारी चीजें आपको लॉग में निकालनी है। अब आगे जस्ट आपको वैल्यूज निकालनी है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको लॉग एंड एंटी लॉग आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम डिटेल में करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 अपनी जगह ही रहेगा, और यहाँ पर अब हम वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट से पहले 3 डिजिट दिए गए हैं, तो 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, 192.2 को लॉग में अगर देखना है तो कैसे करेंगे, 19 में 2 का मेन डिफरेंस 2 चेक करेंगे। ये आपका लॉग टेबल 19 वाली लाइन ये रही, पूरा मैं यहाँ तक हाईलाइट कर देता हूँ।
19 में 2, तो देखो ये है 2 वाली लाइन, ठीक है। तो इसमें मुझे ये वैल्यू मिल रही है 2833, यहाँ पर लिख देता हूँ 2833। तो 19 में 2 हमने चेक कर लिया, वैल्यू ये मिला। लास्ट में बचा है 2, तो मेन डिफरेंस 2 चेक करेंगे, मेन डिफरेंस 2 आपको मिल रहा है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7382, फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है 2837। तो यहाँ पर आ जाएगा 2837 प्लस, अब लॉग 40 देखना है, तो 40 यहाँ पर है, 40 की लाइन ये रही, ठीक है। तो इसमें हमें मेन डिफरेंस वगैरह तो चेक नहीं करना है, 40 में आपको जीरो वाला ही देखना है। तो यहाँ पर वैल्यू है 6021। देखो यहाँ पर 40 है ना, अब पॉइंट तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से पॉइंट पुट कर सकते हैं, बराबर, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो पॉइंट से पहले अब क्या हो गया, दो डिजिट हो गया, दो में से अगर एक माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1.40 का वैल्यू अभी हमने चेक किया, कितना आया था 6021 माइनस, अब हमें चेक करना है लॉग 22.4। तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, पॉइंट से पहले दो डिजिट है, 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, 1.22 में 4 देखना है, तो ये रहा 22, ठीक है। और फोर्थ वाला रहा ये, वैल्यू क्या है 3502, तो लिखो यहाँ पर 3502 अगेन माइनस। अब नेक्स्ट चीज है यहाँ पर 6.022, देखो पॉइंट के पहले एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 पॉइंट। अब आपको क्या चेक करना है 60 में 22, तो ये रही 60 वाली लाइन, ठीक है, पूरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 60 में 2, तो 60 में 2 आपको मिल रहा है ये, 60 में 2 का मेन डिफरेंस 2, तो यहाँ पर आएगा 1, प्लस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, 777 मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 777। अब सब वैल्यू आपके पास आ चुकी है, जस्ट आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस आप कर सकते हो, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा 1.7559, ठीक है। आप क्रॉस में आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 3 वन जा, अब 1 स्मॉलर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, 0.3 5 जा 15, 2 बच गया, 3 8 जा 24, अगेन 1 बच गया, तो 3 5 जा 15 और लास्ट में आ जाएगा 3 3 जा 9। वैल्यू क्या मिल रहा है 0.5853। तो अब हमें इसका एंटी लॉग चेक करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग 0.5853। अब एंटी लॉग में हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 58 में 53 चेक करेंगे, 58 वाली लाइन ये रही, ये रहा 5, तो वैल्यू है 3846, 58 में 5 का मेन डिफरेंस 3 देखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आपको 3 ही मिल रहा है, ठीक है, प्लस कर देंगे इसको, तो यहाँ पर 9483, तो यहाँ पर आ जाएगा 3849। पॉइंट के पहले कितने हैं जीरो, पॉइंट के पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, डिजिट नहीं देखना है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो नंबर देखना है। तो यहाँ पर जीरो है, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, मतलब एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 होता, 3.4568 या जो भी वैल्यू है, पॉइंट के पहले क्या नंबर है 3 है, तो आप क्या करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे, जो भी नंबर होगा उसमें आप प्लस 1 करेंगे। यहाँ पर 0 था तो 0 प्लस 1 किया तो आपको 1 मिला, तो इसीलिए यहाँ पर एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया, समझा। आई थिंक एंटी लॉग आपको आता है, तो ये वैल्यू मिल गया आपको। तो ये क्या है, ये ए का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 3.849। तो यहाँ पर आपको ए का वैल्यू मिल चुका है, फर्स्ट वाला जो का फॉर्मूला था वो हमने यूज कर लिया। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला 2, तो यहाँ पर लिखो यूजिंग फॉर्मूला 2, ये इंटू 10⁻⁸ को भूलना नहीं, बिकॉज ये आपको काम आने वाला है सेकंड वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पर रिलेशन था आर इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए, है ना। तो ए का वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पर जस्ट आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा 1.360 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में है। तो अब यहाँ पर अगर इसको आप पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा, 1 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में देखें तो 10⁻⁻10 होता है, बराबर। अगर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है तो 1 पिकोमीटर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है 10⁻⁻8 है, तो किसी तरीके से मुझे इसको 10⁻⁻10 करना पड़ेगा, यानी इधर पर 2 बढ़ाना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉइंट से अगर राइट में जाएंगे तो इंक्रीज होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, और पॉइंट से लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर डिक्रीज होगा। ये जो आपको 1.360 मिला है, 2 पॉइंट अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं, देखो पॉइंट यहाँ पर है, मैं 2 डिजिट आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 136.0 इंटू 10⁻8 था, मैं 2 आगे गया तो यहाँ पर भी 2 आगे बढ़ जाएगा, तो ये 10⁻⁻10
10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैं पिकोमीटर लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 136 पिकोमीटर। बस इतना ही करना है और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिख दो, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम आर इज 136 पिकोमीटर। इसमें आपको रेडियस ही निकालना था। ये चाहे तो आप रीजन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये है फर्स्ट पेज, फॉर्मूला 1 ये था, डेंसिटी हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पर सिर्फ हमें ए फाइंड करना था। हमने इस तरीके से अप्लाई किया, डेंसिटी को अपनी जगह रखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ए क्यूब को यहाँ पर भेज दिया, 22.4 को यहाँ पर ले लिया। देखो यहाँ पर अदली बदली हो गई। उसके बाद जस्ट हमने ये क्यूब को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो क्यूब सबके पास जाएगा। इसको स्प्लिट कर दिया, क्यूब इसके पास चला गया और ये 10⁻24 किस तरीके से आया पहले भी बताया है, क्योंकि अप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल है मैथ्स का, आपको पता होगा। तो ये 10⁻24 हो जाएगा। तो क्यूब सबके पास जा रहा था, तो क्यूब से जब मैंने इसको कैंसिल किया तो 3 1 जा 3 8 जा 24 होता है। फिर नेक्स्ट पेज ये है कि क्यूब इसके पास चला गया, 10⁻−8 हो गया, क्योंकि नीचे था वो प्लस में, अप साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद में जस्ट हमने लॉग लिया है, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। फिर लॉग सबका निकालेंगे तो वैल्यूज आपको ये सारी मिल जाएगी। ये सारे को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो 3 से हमने इसको जस्ट कैंसिल किया है, तो फाइनल वैल्यू आपको ये मिलेगा। इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा और 10⁻�8 जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ए का वैल्यू आपको मिल गया, ये है सेंटीमीटर में। तो बस इसके बाद में आपको फॉर्मूला 2 अप्लाई करना है, r इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए फाइंड करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। तो ए का वैल्यू हमें मिल गया ये, बस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1.360 मिल जाएगा इंटू 10⁻⁻8 जैसा है वैसे ही रहेगा। ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही रखा है। अब 1 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10⁻10 होता है, तो यहाँ पर 10⁻8 है। 2 पॉइंट मैंने आगे ले लिया तो 136 हो गया और इसके बाद में यहाँ पर भी 2 बढ़ जाएगा तो ये 10⁻10 हो जाएगा। 10⁻10 1 पिकोमीटर होता है, इसीलिए 136 पिकोमीटर आपका आंसर आया। क्लियर है। मेन क्वेश्चन 5 देखते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 353.6 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Al। तो यहाँ पर आपको दो चीजें फाइंड करनी है और डिफरेंस यहाँ पर आपको याद रखना है। देखो ये आपको दिया गया है एज लेंथ पिकोमीटर में, यूनिट सेल आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। रेडियस आप पिकोमीटर में ही निकालेंगे, लेकिन यूनिट सेल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। सबसे पहले गिवन टू फाइंड और फॉर्मूले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो गिवन में हमने पहले लिखा है टाइप ऑफ यूनिट सेल CCP, आपको दिया है क्यूबिक क्लोज पैक, तो वो लिख दिया। एज लेंथ आपको दिया गया है यहाँ पर 353.6 पिकोमीटर, बट आगे हमें इसको सेंटीमीटर में भी निकालना है जो यूनिट सेल है, तो इसको यहीं पर हम पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 1 पिकोमीटर अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻−10 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है 3536 पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। देखो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ से ये कम होंगे और जब भी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये इंक्रीज होंगे। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर 10⁻−10 है और मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो कितना आगे जा रहा हूँ, 2 डिजिट आगे गया, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10⁻−8। ठीक है, वैसे अगर 2 डिजिट आगे जाता तो 10⁻12 हो जाता। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3.536 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। पिकोमीटर में था तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कर लिया। नेक्स्ट चीज आपको दी गई है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ Al, मतलब एल्यूमिनियम का वॉल्यूम आपको दिया गया है 1.00 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा बिकॉज वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। फाइंड आपको दो चीजें करनी है, पहली वाली चीज है रेडियस स्मॉल r और दूसरी चीज फाइंड करनी है नंबर ऑफ यूनिट सेल, और वो भी किस में करना है आपको, 1.00 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो फॉर्मूले कौन कौन से लगने वाले हैं यहाँ पर, फॉर्मूले यहाँ पर आपको दो यूज होंगे। पहला वाला FCC बोलो या CCP बोलो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है फॉर CCP, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं FCC, दोनों के लिए सेम ही है। रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू 0.3535 A। और सेकेंड वाला फॉर्मूला आपको क्या लगने वाला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल इज इक्वल टू क्या आएगा, V/A क्यूब। तो यहाँ पर सब आपके पास है। देखो कैलकुलेशन पार्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 1, R इज इक्वल टू 0.3535 इंटू A। तो A का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया है
अच्छा यहाँ पर देखो एज लेंथ जो आपको दिया गया है वो पिकोमीटर में, तो ये जो आर निकलेगा ये भी पिकोमीटर में निकलेगा। तो यहाँ पर हम ये जो ए का वैल्यू है ये हम यहाँ पर यूज करेंगे पिकोमीटर वाला, क्या है 353.6। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो यहाँ पर लॉग भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 125 पिकोमीटर। ये आर आपका निकल गया 125 पिकोमीटर। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला 2। देखो फॉर्मूला 2 क्या है, v अपॉन ए क्यूब। तो अब क्योंकि वॉल्यूम हमें निकालना है सेंटीमीटर में, तो अब यहाँ पर हम जो ए यूज करेंगे वो ये वाला होगा, बराबर यही फॉर्मूला है। यहाँ पर v का वैल्यू आपको दिया गया है 1 और ए क्यूब, देखो ए क्यूब यहाँ पर आपको एज लेंथ है ना, तो क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में है तो हम ये वाला सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे। क्या आएगा, तो यहाँ पर v का वैल्यू है 1, ठीक है। ए क्यूब क्या है 3.536 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से देखो, 1 अपॉन में ये जो क्यूब है ना ये स्प्लिट होगा, मतलब दोनों को मिलेगा 3.536, ये क्यूब इधर भी आएगा इंटू 10⁻⁻8 इसको भी मिलेगा। तो कैलकुलेशन देखो कैसे आता है, अगर यहाँ पर मैं 3 क्यूब बोलता हूँ तो ये आएगा 3 × 3 × 3 है ना। तो वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, 3.536 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, बराबर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपके लिए करके रखा है, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये, ठीक है। फिर इसको जब आप फिर से 3.536 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 44.211, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लिया है, तो ये 3 टाइम्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 44.211। ये मल्टीप्लीकेशन है जस्ट, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अप साइड में 1 है, जब इसको मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 44.211 इंटू, जब ये क्यूब इसके पास जाएगा तो 3 8 जा कितना होगा 24, तो 10⁻⁻24 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गया। अब जस्ट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, 1 डिवाइडेड बाय 44 करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर है 44 और यहाँ पर है 1, तो 1 स्मॉलर है तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर भी स्मॉलर है तो अगेन यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। अब 44 इंटू 2 तो 88 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 12 मिलेगा। अब अगेन जीरो पुट करना पड़ेगा, 44 3 से करोगे तो 132 हो जाएगा, तो अगेन 2 लेना पड़ेगा जो कि 88 होगा, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 32 मिलेगा। अगेन यहाँ पर जीरो पुट करना पड़ेगा, 44 7 टाइम्स ले लो तो यहाँ पर आपको 308 मिलेगा। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है 0.022। इसको मैं अप साइड में ले लेता हूँ तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं 2 डिजिट आगे लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2.27 इंटू, क्योंकि यहाँ से 2 लिया है तो यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे, इंटू 10⁻22 आ जाएगा। हो गया आपका कंप्लीट। तो ये रहा फर्स्ट पेज जिसमें हमने फॉर्मूला 1 यूज करते हुए आर फाइंड किया। ये रिलेशन आपको याद रखना है 0.3535 इंटू ए, अगर आपको आर निकालना है, और एफसीसी के लिए और सीसीपी के लिए सेम है। तो ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया था पिकोमीटर में, तो इसको हमने पिकोमीटर में ही निकाला, 125 पिकोमीटर रेडियस आपको मिला। फॉर्मूला 2 में वॉल्यूम आपको दिया गया था 1, ए क्यूब भी आपको ऑलरेडी दिया गया था बट इसको हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। तो वी का वैल्यू 1 था, ए का वैल्यू 3.53 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब, ये ए का वैल्यू है जो हमने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में। तो बस इसको 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको 44.21 मिला, ठीक है। और इंटू 10⁻⁻8 जो था इसको क्यूब जाएगा तो 3 8 24 होता है, तो ये -24 हो जाएगा। इसको जब अप साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट को 2 आगे शिफ्ट किया है तो यहाँ से 2 कम हो जाएंगे, तो ये फाइनली आपको वॉल्यूम मिलेगा ये। Main question 6. In an ionic crystalline solid, atoms of element Y form HCP lattice. The atoms of element X occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? मतलब X के साथ कितने एटम आएंगे और Y के साथ कितने एटम आएंगे, ये आपको फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले गिवन टू फाइंड लिख लेते हैं। देखो गिवन में हमने लिखा है कि X के साथ 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है और Y के साथ में HCP स्ट्रक्चर है। फाइंड हमें करना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मैंने आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 2 या 3 था उसमें आपको समझाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, यानी नंबर ऑफ एटम अगर आपको n दिया है तो वहाँ पर 2n हो जाएगा। ये क्लियरली आपको डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस द नंबर ऑफ y एटम। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे,
अगर n है तो 2n, यहाँ पर y है तो 2y, क्योंकि ट्वाइस हो रहा है ना, और x के साथ आपको पता है कि 1/3 है, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ x आइटम कितने हो जाएंगे, 1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस 1/3 x का है, और अगर इसको हम इंटू करें 2y से तो क्या मिलेगा, रेशो निकालो, रेशो ऑफ x एंड y एटम, आपको क्या मिलेगा 2/3 विच इज इक्वल टू 2:3, मतलब x के साथ 2 है और y के साथ 3 है, सो देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू x 2 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा, और लास्ट में फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। समझा, इजी है। x के साथ में 1/3 है और y जो है HCP बना रहा है, तो आपको पता है कि HCP में जबकि टेट्राहेड्रल है तो वहां पर 2n हो जाता है, मतलब एक है तो वहां पर 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर y है, y आइटम है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 यहाँ पर आएगा, और लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। 7th क्वेश्चन, हाउ आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म, दोनों कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको बताना है। तो पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में लिखेंगे। लिखा है द वेकेंट स्पेस और वॉइड अमंग 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। समझाने जैसा कुछ है नहीं, रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ 4 स्फीयर्स अराउंड द वॉइड इज टेट्राहेड्रल। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस बनता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं वॉइड। तो ये 4 स्फीयर को मिलाकर बीच में जो स्पेस बनता है उसको हम कहते हैं वॉइड। क्योंकि 4 स्फीयर है इसीलिए इसको टेट्रा कहा जा रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब जो खाली वाली जगह है उसको वॉइड कहते हैं। आगे लिखा है टेट्राहेड्रल वॉइड इज फाउंड व्हेन ट्रायंगुलर वॉइड मेड बाय 3 कोप्लेनर स्फीयर इज इन द कांटेक्ट विद फोर्थ स्फीयर अबव और बिलो इट। तो तीनों जब कोप्लेनर होते हैं और चौथा वाला जब उनके कांटेक्ट में आता है तब ये टेट्राहेड्रल वॉइड आपको देखने को मिलता है। बस यही लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। डायग्राम भी आप अगर बना देंगे अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो डायग्राम भी इजी है, देख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इजी है। द वेकेंट स्पेस और वॉइड एट द सेंटर ऑफ 6 स्फीयर। देखो ऑक्टा का मतलब होता है 8, तो यहाँ पर 6 स्फीयर होते हैं विच आर प्लेस ऑक्टाहेड्रली इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिंपल है, 6 स्फीयर को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे ऑक्टाहेड्रली, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, और ये भी आपको बीच में ही देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से आपको बनाना है। होल का मतलब भी वही होता है, होल मतलब खाली स्पेस, वॉइड मतलब भी खाली स्पेस। देखो ज्योमेट्री में आप किस तरीके से बनाएंगे ये बताता हूँ। पहले आप एक स्क्वायर बना लो, ठीक है, उसके बाद में आपको एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही आपको एक और बड़ा ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये अपोजिट ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे, एक बड़ा ट्रायंगल ऐसे, एक बड़ा ट्रायंगल ऐसे। अब 2 छोटे ट्रायंगल आपको ड्रॉ करने हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएगा एक, और दूसरा वाला छोटा ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पर। बस हो गया ड्रॉ। समझा? तो पूरा आंसर इस तरीके से आएगा। टेट्राहेड्रल का ये है विद डायग्राम, ऑक्टाहेड्रल का ये है विद डायग्राम। क्वेश्चन 8, थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स इज एडेड टू सेकंड लेयर सो एज टू फॉर्म HCP और CCP स्ट्रक्चर। ये दोनों एक ही है, HCP बोलो या CCP बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडिशन ऑफ थर्ड लेयर टू फॉर्म दिस हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि थर्ड लेयर अगर ऐड होता है स्फीयर का सेकंड लेयर पर HCP या फिर CCP स्ट्रक्चर में, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए आपको बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है इन द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP structure, the first one dimensional row shows dispersion between neighboring atom. Second point में लिखा है when a second row is arranged so that sphere fit in this dispersion, then a staggered arrangement is obtained. If the first row is A, then second row is B. और थर्ड पॉइंट में लिखा है when third row is placed in staggered manner in contact with second row, then A type arrangement is obtained. और लास्ट में लिखा है similarly the sphere in fourth row can be arranged as B type layer. This result in AB type setting of the layer. This gives hexagonal closed pack structure. देखो यहाँ पर फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हो तो यहाँ पर आपको हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फर्स्ट वाली रो ये A टाइप की है, और ये थर्ड वाली जो रो है ये भी A टाइप की है। सेकेंड रो B है और फोर्थ रो B है, इसीलिए AB अरेंजमेंट होता है। समझ में आ गया? देखो पहली रो में अरेंजमेंट सेम रहेगा, थर्ड रो में अरेंजमेंट सेम रहेगा बिकॉज ये A है, और सेकंड वाली जो रो है इसमें यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरीके से है, और फोर्थ वाली जो है इसमें भी अरेंजमेंट सेम होगा। तो AB इस तरीके से होगा, और ये आपको हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पॉइंट्स भी इजी है, रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 9th question, an element with molar mass 27 gram per mole forms cubic unit cell with edge length of 405 picometer if density of the element is 2.7 gram per centimeter cube.
ऑफ क्यूब नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, एलिमेंट है उसका मोलर मास आपको दिया है 27, एज लेंथ दिया है 405 पिकोमीटर, डेंसिटी भी दिया है 2.7। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है या उसका नेचर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर गिवन हमने लिख लिया, एज लेंथ आपको दिया गया है 405 पिकोमीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिकोमीटर 10⁻⁻10 अगर करते तो वो सेंटीमीटर में हो जाता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 405 था तो लेफ्ट में लेकर गया 2 डिजिट आगे, तो 10⁻10 से 2 कम हो गया, 10⁻⁻8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको कन्वर्ट किया है, मोलर मास जो दिया था वैसे ही रखा है, डेंसिटी को भी वैसे ही रखा है। फाइंड हमें करना है नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, कौन से टाइप का है, उसका नेचर क्या है ये फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें डेंसिटी वाला ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास डेंसिटी ऑलरेडी है, मोलर मास भी है, एन फाइंड करना है आपको, ये जो स्मॉल एन है ये फाइंड करना है। ए क्यूब भी आपके पास है, एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब भी मोल की बात होगी वहां पर एवोगाड्रो नंबर यूज होगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगाड्रो नंबर। तो आइए वैल्यू सब आपके पास है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। ये जस्ट यही है, ये मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो ये सारी चीज यहाँ पर चली जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है, और डाउन में रहेगा m इंटू स्मॉल एन। अब नेक्स्ट स्टेप में n अकेले हो जाएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अप साइड में है, और ये वाला जो कैपिटल M मोलर मास है वो आ जाएगा डाउन में। यहाँ तक समझ गया। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर किस तरीके से आएगा, देखो स्मॉल n इधर आ गया, ठीक है, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अप साइड में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने अभी आपको करके बताया था किस तरीके से आएगा, और कैपिटल M यानी मोलर मास आ जाएगा डाउन में। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और ये क्यों किया आपने, क्योंकि हमें स्मॉल n फाइंड करना है। रो यानी डेंसिटी का वैल्यू है 2.7, ए क्यूब यानी ये यूज करना है आपको 4.05 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब, क्योंकि ए क्यूब है ना, इंटू एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 27 बिकॉज मोलर मास आपको 27 दिया गया है। अब जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट भी किस तरीके से करोगे, देखो ये 2.7 जो है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज देखो नीचे 27 है, अप साइड में 2.7 है, मैं अगर इसको 27 कर दूं तो ये और ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2.7 को 27 बनाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जब अप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। फिर आगे जो जैसे दिया है वैसे ही रख दो 4.05। अब मैं यहाँ पर क्यूब को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो ये क्यूब जो है मैंने 4.05 इसको दे दिया, इनटू यहाँ पर अगर ये क्यूब इसके पास चला जाएगा तो ये 10⁻24 हो जाएगा, बराबर ना। देखो ये, चलो अगर नहीं समझ आता है तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्यूब स्प्लिट कर दिया है, इनटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे 27 मिल जाएगा, इनटू इसको फिलहाल के लिए मैं वैसे ही रखता हूँ 4.05 इंटू 10⁻3 वैसे ही रहेगा, इनटू यहाँ पर 3 8 हो जाएगा 24, तो यहाँ पर माइनस है इसीलिए -24 लिखा है, इनटू 6.022 इंटू 10⁻23 वैसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 27 इंटू 10 इसको भी वैसे ही रहने दो। तो ये क्योंकि क्यूब है इसीलिए आपको ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता होगा। फिर इनटू अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, चलो पहले मैं आपको यही लिखकर बता देता हूँ, 6.022 जो नंबर है वो एक साइड हो गए। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 10⁻⁻24 और यहाँ पर 10⁻23। देखो यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻1 बिकॉज 24 बिगर है, उसके साथ माइनस का साइन है। नीचे आपको दिया गया है 10, तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो ये 10⁻1 हो जाएगा। देखो 10 है, रेस टू कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा। तो बस अब आपको कैलकुलेट करना है, इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, यानी 4.05 को 4.05 से फिर उसको 4.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 66.430, फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6.022 से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10⁻², क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और दोनों के पास ही माइनस का साइन है इसीलिए 10⁻²। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन तो आपको ऑलरेडी आता है, इसको आप लॉग से भी करके चेक कर सकते हैं। लॉग 66 में 4 का 3 देख लो, फिर उसको इससे प्लस कर दो, फिर उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ईजी होगा। तो जो कैलकुलेशन ईजी होता है, जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा।
तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 400.0। यहाँ पर 10⁻² है, तो 2 पॉइंट अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4.0 या डायरेक्टली 4 ही लिखो तो भी चलेगा। n का वैल्यू 4 मिल रहा है, स्मॉल n 4 है, तो किस में होता है 4, एफसीसी या सीसीपी में आपको n जो है 4 मिलता है। तो लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है, हेंस द नेचर ऑफ द गिवन क्यूबिक यूनिट सेल इज एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक और सीसीपी यूनिट सेल। कैलकुलेशन अच्छे से समझ लो, फॉर्मूला आपको वही डेंसिटी वाला यूज करना है, बट थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करना है बिकॉज यहाँ पर आपको स्मॉल n फाइंड करना है। तो n को इधर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले क्या हुआ, ये mn जो है वो पूरा इधर आ गया, तो ये mn हो गया, ठीक है, और ये सारी चीजें इधर आ गई, तो ये पूरा का पूरा अपसाइड में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये m को जस्ट इधर पर फेंका है, तो n अकेले हो गया और बाकी सारी चीजें अपसाइड में ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये ऑलरेडी आपने 9, 10 लोअर में किया है, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डिटेल में समझाना पड़ता है, और इतना सिंपल वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। बहुत सारे वीडियोस में डायरेक्टली बताया जाता है कहाँ से क्या आ रहा है, बच्चों को समझ भी नहीं आता है और जस्ट वो रट्टा मारते हैं बिना समझे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये सारी बेसिक चीजें जो ऑलरेडी आपने की हुई है, जस्ट आपको रिमाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ, बाद में आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, करते रहोगे तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे का जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑलरेडी आप करते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पर देखो 2.7 था, इसको मुझे 27 बनाना था, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, आप साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए डाउन में भी 10 से मल्टीप्लाई किया। ये रूल है, ऑलरेडी आपको पता होगा। ये a क्यूब है तो ये पूरे को जाएगा, तो मैंने क्यूब को स्प्लिट कर दिया, 4.05 को भी जाएगा क्यूब, 10⁻⁸ को भी क्यूब जाएगा, बाकी की चीजें वैसी ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2.7 इंटू 10 करोगे तो 27 हो जाएगा, जब 27 हो जाएगा तो ये और ये कट हो जाएगा। फिर मैंने क्यूब जो स्प्लिट किया था, यहाँ पर क्या किया, 3 8 24 हो जाएगा, -24, बिकॉज यहाँ पर माइनस की साइन है, बाकी चीजें वैसी ही हैं। फिर उसके बाद 4.05 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 66.43 मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 400 मिलेगा, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब इसको माइनस करोगे तो -1 बचेगा, ये नीचे का जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, तो -2 आ गया, 10⁻²। तो ये 400 आने के बाद मैंने क्या किया, इसको हटाना था, ये पॉइंट को मैंने 2 डिजिट आगे ले गया, तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो n का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4, इसका मतलब क्या है कि जो आपको क्यूबिक यूनिट सेल दिया गया था वो एफसीसी है, या फिर आप उसको सीसीपी भी बोल सकते हैं। समझा?